All the praises and thanks be to Allah, the Lord of all the worlds. Good afternoon, everyone. I'm Natia Hassan, Lecturer, Department of Economics, the Islamic University of Bahawalpur. I welcome you all to this webinar on the upcoming federal budget and potential for Pakistan economy. The federal budget is one of the most important policy instruments of the government. It reflects decisions to tax and spend, to borrow and lend, and to consume and invest. Those decisions define the size of the federal government and its role in the national economy. For this discussion today, we have Professor Dr. Abdul Jalil, a renowned policy expert and economist. He has more than 20 years of teaching, research, and training expertise at various levels in renowned institutions, including the Pakistan Institute of Development Economics, Islamabad, Quaid-e-Azam University, Islamabad, Arid Agriculture University, Namal University, NUST University, Gujarat University, National Institute of Banking and Finance, Academy of Intelligence Bureau, and Higher Education Department of Punjab. अस्सलाम वालेकुम जी। मुझे कहा गया है कि कुछ 1.5-2 घंटे की प्रेजेंटेशन है। खुदा की कसम मैं इतनी देर बिल्कुल बोर नहीं करूंगा आप लोगों को क्योंकि ये बहुत मुश्किल और बहुत बोर सा टॉपिक होता है इकोनॉमी पढ़ाना और इकोनॉमी समझना, क्योंकि थोड़ी देर के बाद ना बंदे क्या भी रोंगटे से खड़े होने शुरू हो जाते हैं कि यार कि ये जितनी तस्वीर जो पेश की जा रही है इसमें हमने जीना कैसे है अगले कोई 2-4-5 सालों में। और खासकर जो जो बच्चे होते हैं ये तो इनकी तो एज ही ऐसी है कि इन्होंने तो मार्केट में जाना है कोई 2-4-6 महीनों के बाद या साल के बाद, तो ये इनके लिए कुछ ही अच्छी खबरें हमारे पास नहीं होती। तो इसीलिए मैंने कोशिश करूंगा कि जितना इसको शॉर्ट रख सकूं। स्टेज सेट करने के लिए जब भी हम कोई इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान के ऊपर कोई भी बात करते हैं तो उसका जो हम शुरू में जो हम रिदम सेट करते हैं वो बिल्कुल इसी तरह से करते हैं कि हम उसका कुछ मैक्रो कॉन्टेक्स्ट सेटल करने की कोशिश करते हैं ताकि बातें को समझ आना शुरू हो। मोस्टली पता होता है बच्चों को, स्टूडेंट्स को, सबको पता होता है कि यार हम क्या कहने जा रहे हैं और क्या होने जा रहा है, लेकिन इवन देन फिर भी वो जायका बनाने के लिए या कहानी स्टोरी सुनाने के लिए उसका जो एक बेसिक्स जो थ्रेशोल्ड लेवल है उसको हम सेट करें तो वो जरा ज्यादा बेहतर हो जाता होता है। Then I will discuss the bigger questions in the terms of the budget parameters, क्योंकि मुझे लगता है कि this time is not different, कि कुछ ऐसा नहीं है कि मतलब कि पिछले सालों की तरह का बजट नहीं है ये, कुछ this time is the different। ऐसा नहीं है कि हमने वो कुछ जो पुरानी की हुई एक्सरसाइजेज हैं उसी में कुछ चीजें डाल डूल के और हम आगे से बजट बनाने की कोशिश करेंगे। कुछ और चीजें इस दफा सामने आ रही हैं तो उसी कॉन्टेक्स्ट में ये बात करने की कोशिश करेंगे एंड देन वी विल सी सम रिस्क्स कि हमारी इकोनॉमी में रिस्क्स क्या हैं और उसको हम कैसे हैंडल करेंगे और क्या होना चाहिए। मेरे पास क्या गाइडलाइन है या मैं कैसे सोचता हूँ या हम जो इस्लामाबाद में बैठे हुए जो हमारे सराउंडिंग्स के लोग हैं वो कैसे सोचते हैं। देन सम आउटलुक। ये हमारा जरा सा बिल्कुल वेरी शॉर्ट रन है, मतलब अगर इसको हम लॉन्ग रन के साथ भी थोड़ा सा कंपैरिजन कर लें तो कुछ ज्यादा डिफरेंट स्टोरी नहीं बनती है। आप पिछले साल को देखें, जीडीपी हमारा 6.1 था इसका ग्रोथ रेट और अभी 0.29% है। जो हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं ये कल शाम को परसों शाम को मीटिंग हुई है नेशनल अकाउंट कमेटी की, तो उसमें से उनका वो नंबर, ये पहले वो कह रहे थे कि शायद 0.8% ग्रोथ होगी फिस्कल ईयर 23 में, but they revised their number in the last night. Now they are saying about के 0.29 है। और फिर भी इसमें भी मतलब हफीज पाशा साहब का और मेरा अपना भी और मतलब कुछ जो अंदर के लोग हैं वो भी ये कह रहे हैं कि यार कि इन्होंने बस बहुत ना ऊपर का नंबर दिखाने की कोशिश की है। एक्चुअली इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट हुई है। वो क्यों कॉन्ट्रैक्ट हुई है वो अभी हम थोड़ी देर में आपको बताएंगे कि हम कॉन्ट्रैक्शन का मतलब ये है कि ये नेगेटिव ग्रोथ में इकोनॉमी गई है। जीडीपी इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है? मतलब अगर आप एडम स्मिथ की डेफिनेशन से चलें तो ही सेट के जो है जीडीपी आपका जो बहुत सारी ट्रांजैक्शन को इकट्ठा कर लें तो जीडीपी बन जाता है। जब आपकी ग्रोथ कम हो रही है, जीडीपी कम हो रही है, जीडीपी की ग्रोथ कम हो रही है, तो इसका मतलब यह है कि आपकी इकोनॉमी की ट्रांजैक्शंस कम हुई हैं। ट्रांजैक्शंस कम होने का मतलब यह है कि आपकी इकोनॉमी चलना बंद हो गई है। और इकोनॉमी चलना बंद होगी का मतलब यह है कि यू आर नॉट प्रोड्यूसिंग, यू आर नॉट सेलिंग, यू आर नॉट आप बेसिकली आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की पोजीशन में ही नहीं है। मतलब वो पुराने जमाने की जो हमारी किताबें होती थी जिस वक्त हम आप बच्चों की स्टेज पे होते थे तो एक बड़ा मशहूर नाम होता था के डेविड का। तो उसकी वो मतलब हम जब यहाँ पे पॉलिसी में बात कर रहे होते हैं तो ये बात नहीं करते होते हैं। तो के डेविड
लेकिन चूंकि बच्चों के साथ बात कर रहे हैं तो बच्चों को समझाने के लिए ये बात की जा रही है कि केके डेविड की बुक में ना एक पेज पे लिखा हुआ था कि 5 जो चीजें हैं, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, जीडीपी, ट्रांजैक्शंस और आपकी एम्प्लॉयमेंट, ये इंटरचेंजेबल वर्ड्स हैं। यानी कि जीडीपी गिरी का मतलब यह है कि आपकी एम्प्लॉयमेंट गिर गई है, एम्प्लॉयमेंट गिरने का मतलब यह है कि एग्रीगेट डिमांड गिर गई, एग्रीगेट सप्लाई गिर गई। अगर आप अब केन्जियन और क्लासिकल मिला लें सारे, तो या डिमांड साइड से रिसेशन आएगा या सप्लाई साइड से रिसेशन आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जीडीपी एक ऐसा नंबर है कि जहां से हम बात स्टार्ट करते हैं। इसी में रॉबर्ट लूकस की और एक पॉल स्ट्रीटन की एक बड़ी मशहूर कंट्रोवर्सी है। पॉल स्ट्रीटन कहा करते होते थे कि कोई बहुत इंपॉर्टेंट नंबर नहीं है जीडीपी का, तो रॉबर्ट लूकस कहा करते थे कि जब टेबल पे बैठ के बात शुरू करते हैं तो शुरू करने के लिए कोई ना कोई डिस्कशन चाहिए। हम अगर कंट्री को या इकोनॉमी को अगर कहीं मैयर करना स्टार्ट करेंगे तो कोई डिस्कशन पॉइंट चाहिए। तो डिस्कशन पॉइंट के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट नंबर है वो आपका जीडीपी है। तो जीडीपी के बारे में हम ये कह रहे हैं कि वो उसका ग्रोथ रेट गिरा है। अब जरा नीचे आ जाए, इंडस्ट्रीज को देखें। इंडस्ट्री कॉन्ट्रैक्ट हुई है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट हुई है, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट हुई है। कॉन्ट्रैक्शन से मुराद ये हुआ है कि आपका वो नेगेटिव ग्रोथ में जा रहा है। और कॉटन आपकी जो है ना वो पिछले साल 9.2% ग्रोथ पे थी और इस दफा ये -23%। तो कहने का मतलब है कि नंबर मैच नहीं कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा नजर आ रही है। सर्विसेज का जो सेक्टर है वो मेयर ऊपर आया है थोड़ा सा, मतलब पिछले साल वो 7% ग्रोथ रेट पे था, इस साल वो 0.85 ग्रोथ रेट पे है। तो इसका मतलब ये हुआ कि नंबर मैच नहीं कर रहे हैं। मतलब हम जो लोग जो यहाँ पे बैठे हैं हम वो अमूमन ये कह रहे होते हैं कि यार देखो बात ऐसे है कि मतलब ना हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब हैं वो थोड़ा सा ना फजिंग करने में थोड़े से माहिर हैं, तो वो ये यहाँ पे नजर आ रहा है। लेकिन इवन देन अगर ये सिर्फ अगर इसको ना भी माने, फजिंग ना भी माने, स्ट्रेट नंबर अगर कहें, तो फिर भी ये एक बड़ी डेंजरस पिक्चर है हमारे पास इकोनॉमी की कि एक साल के अंदर अंदर हमने बिल्कुल एक ग्रो करती हुई इकोनॉमी को हम नीचे लेके गए। इसमें कसूर नहीं है किसी का, इसमें इमरान खान का या नई गवर्नमेंट का या किसी का। वो जो कसूर है वो मैं आपको बताता हूँ क्या है। थोड़ा सा इसको मजीद देख लें आगे चलने से पहले कि वजह क्या हुई। हमने ये जो ग्रोथ नीचे आई है उसकी वजह क्या हुई। हमारी इंपोर्ट हमने बहुत ज्यादा क्रंच हुई, कम हुई। जो चीजें थी हमारे पास जो वो इसलिए हुई कम करी हमने हमने डेलिब्रेट रोका उनको। अगर वो ना रोकते तो हमारे पास एक्सटर्नल सेक्टर में देने के लिए पैसे नहीं थे, डॉलर्स नहीं थे। हमें उससे बचना था किसी न किसी सूरत में अपना डिफॉल्ट से। तो हमारे पास और कोई जो बहुत जो इमीडिएट हल में नजर आया कि वो जो आउटफ्लो ऑफ द डॉलर है उस आउटफ्लो ऑफ द डॉलर को रोका जाए। तो आउटफ्लो ऑफ द डॉलर रोकने का जो सबसे आसान तरीका में नजर आया वो नजर ये आया कि हम अपनी इंपोर्ट्स को कॉन्ट्रैक्ट कर लें। जब इंपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट हुई तो जो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद था, जो कैपेसिटी मौजूद थी, वो कैपेसिटी हमारे पास यूटिलाइज नहीं हुई। वो जब यूटिलाइज नहीं हुई तो बहुत सारी फर्में, बहुत सारी फैक्ट्रीज, बहुत सारी चीजें हमारी बंद होना शुरू हुई। तो ऑब्वियसली द अनएम्प्लॉयमेंट वाज द और द अनएम्प्लॉयमेंट इज द आउटकम ऑफ दिस इम्पोर्ट क्रंच। और इस जो हमने इकोनॉमी की ओवर हीटिंग को या इकोनॉमी की हीट को कम करने की कोशिश की, तो उसके जो एक ऑप्टिमल जो उसका जो एंड नजर आया वो अनएम्प्लॉयमेंट में नजर आया। और उसके बाद जब हमने इम्पोर्ट रोकी तो ऑब्वियसली जिस वक्त आप किसी जगह पे रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, किसी को मार्केट में क्लियर नहीं होने देते हैं, तो बड़ा एक आम सी बात यह है कि जिस वक्त आप चीजों को मार्केट पे नहीं छोड़ेंगे तो ऑब्वियसली एक ब्लैक मार्केट क्रिएट होगी। चाहे वो डॉलर की ब्लैक मार्केट है, चाहे वो इंपोर्ट्स की ब्लैक मार्केट है, चाहे वो किसी भी चीज की ब्लैक मार्केट है। अगर मैं अपने स्टूडेंट्स को अगर पास होने नहीं देता हूँ ओपनली उनकी मेहनत के ऊपर या उनके ऊपर, तो वो कोई ना कोई फिर दो नंबरी का रास्ता ढूंढेगा। वो जो 2 नंबरी का रास्ता है वो हमारी इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में वो एक इनफॉर्मल इकोनॉमी, ब्लैक इकोनॉमी बहुत बड़ी है। पिछले 2 सालों में स्मगलिंग बहुत बड़ी है। हमारी जो रेमिटेंसेस हवाला और हुंडी के थ्रू बहुत ज्यादा आई हैं। एंड देन हम जो फील कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं, हमारा जो सीपीआई है वो इस वक्त 36.4% है। बहुत बड़ा नंबर है ये। मतलब हमने पिछले 60 सालों में इतना इन्फ्लेशन नहीं देखा है जो इतना नंबर है। मतलब हम 2-4 साल पहले जिस वक्त हम डेटा बनाते होते थे तो एक लेट 80s में एक या अर्ली 90s का एक नंबर आता था 25.3% इन्फ्लेशन रेट।
तो वो हम उसे रीचेक करते होते थे कि यार कि हमने कहीं गलत तो नहीं इसको पंच कर दिया एक्सेल शीट में। तो वो रीचेक करते थे कि ये एक नंबर ऐसा ही है कि 25.5% बहुत बड़ा नंबर था। तो जो हम आज अनफॉर्चुनेटली 36.4% इन्फ्लेशन पे हैं, फूड रफली 50% इन्फ्लेशन पे है, और अर्बन और रूरल 50%, यानी कि बहुत ज्यादा हम तकरीबन एक हाइपर इन्फ्लेशन की तरफ जा रहे हैं। पॉलिसी रेट हमारा 21%, वेरी एग्रेसिव टाइटनिंग मॉनेटरी पॉलिसी। इस सिचुएशन ऐसी बन गई है कि ये एक ऐसे लेवल पे पहुंच गया है कि इस टाइम पे बैंक जो है ना वो अब प्राइवेट सेक्टर को लोन देने में भी घबरा रहे हैं और प्राइवेट सेक्टर लेने में भी घबरा रहा है। इन सारी बातों के बावजूद वो जो इन्फ्लेशन रेट को बढ़ाना के लिए जो हमारे पास जस्टिफिकेशन थी वो ये थी कि हम अपना इन्फ्लेशन कंट्रोल करेंगे, लेकिन इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं हो रहा है। ऑब्वियसली द रीजन इज दैट द मॉनेटरी पॉलिसी इज द ओनली द मॉनेटरी मैनेजमेंट साइड। आप डिमांड साइड को मैनेज कर सकते हैं इंटरेस्ट रेट से या मॉनेटरी पॉलिसी से, आप सप्लाई साइड को या गवर्नेंस को मैनेज नहीं कर सकते आप इंटरेस्ट रेट से, तो इन्फ्लेशन इज स्टिल स्काई रॉकेटिंग। जो गवर्नमेंट के अपने नंबर हैं कि वो शायद अगले 2 सालों में भी नहीं आएगा। ऑब्वियसली हम सब जानते हैं कि हम तकरीबन हर 15-15 दिनों के बाद इस चक्कर में पड़े होते हैं कि डिफॉल्ट करेगा या डिफॉल्ट नहीं करेगा, आईएमएफ आएगा या आईएमएफ नहीं आएगा। तो हमारी जो मैक्रो पिक्चर है वो मैक्रो पिक्चर को बहुत अच्छी नहीं है। हम ये समझते हैं, मतलब पर्टिकुलरली मैं ये समझता हूँ कि हमारा जो है मतलब सिस्टम है, हमारा जो इकोनॉमी का जो फैब्रिक है वो बुरी तरह फट चुका है। मतलब उसको ना उसमें अब कैपेसिटी नहीं है शायद कि कोई बहुत जल्दी रिकवर करने की। उसकी जो बड़ी वजह एक मुझे नजर आती है वो ये है कि आज के लेक्चर के कॉन्टेक्स्ट में और बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मतलब आज जिस पे हमने जोर देना है बजटरी डेफिसिट, कि आप का जो रेवेन्यूज हैं या जो आपके एक्सपेंडिचर्स हैं वो आपके रेवेन्यूज से बहुत ज्यादा हैं। तो वो जो बजटरी डेफिसिट है, और अगर आप पिछले 10, 20, 15 साल का डेटा बना लें या 30 साल का डेटा बना लें, तो मतलब हर साल आपको डेफिसिट में नजर आएगा। और डेफिसिट भी थोड़ा सा डेफिसिट नहीं है। अगर कोई मतलब 0.5%, 0.2%, 1% डेफिसिट हो या 2% डेफिसिट हो तो शायद सस्टेनेबल होता है। लेकिन हमारा जो है वो जो डेफिसिट है वो 8% ऑफ द जीडीपी इज द डेफिसिट, जो कि श्योरली जो कि वो नहीं है हुआ, जो कि सस्टेनेबल नहीं है। उसने क्या किया कि उसने हमारे डेट को बढ़ाना शुरू किया। जब उसने डेट को, उस बजटरी डेफिसिट ने हमारे डेट को बढ़ाना शुरू किया, तो डेट की सर्विसिंग के लिए या डेट की रीपेमेंट्स के लिए हमें बहुत सारे अपने रिसोर्सेज उधर अलोकेट करने पड़े, जिसकी वजह से हमारा जो इकोनॉमी का जो पोटेंशियल है, ग्रोथ का पोटेंशियल है, वो पोटेंशियल नीचे आ गया। पोटेंशियल नीचे आना एक्चुअल ग्रोथ के नीचे आने से ज्यादा खतरनाक है। मतलब मैं अगर काम नहीं करता हूं तो ये एक अलग बात है, अगर मैं काम नहीं कर सकता हूं तो ये एक अलग बात है। अगर मैं काम नहीं कर सकता हूं तो इसका मतलब यह है कि मेरा पोटेंशियल नीचे है, इसका मतलब यह है कि मैं माजूर हो चुका हूं। तो हमारी जो इकोनॉमी की जो पोटेंशियल आउटपुट है, जो पोटेंशियल जीडीपी का ग्रोथ रेट है, मतलब वो एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक जिस वक्त उसको कैलकुलेट करते हैं और वो कहते हैं कि यार कि ये बहुत वो, मतलब उसे आप क्या कह लें कि उसे आप ना वो बहुत ज्यादा ऊपर वाली साइड पे उसको जब वो कैलकुलेट करते हैं तो वो 3.5 और 3.4 कैलकुलेट करते हैं, यानी कि ग्रोथ रेट हमारा जो पोटेंशियल ग्रोथ है वो 3.4% है। यानी कि हम ज्यादा से ज्यादा भी अगर ग्रो कर सकते हैं तो 3.4% ग्रो करेंगे। अगर हम 3.4% से ज्यादा ग्रो कराते हैं इकोनॉमी को, तो उसे हम अपनी जुबान में कहते हैं कि हमारी इकोनॉमी ओवर हीट कर गई है। वो जो ओवर हीट कर जाती है इकोनॉमी, तो उसको फिर वो, इसका मतलब ये हुआ कि आपको बहुत ज्यादा डिपेंड करना पड़ता है इंपोर्ट्स के ऊपर, और आपके इनफ्लोज जो आपके जो डॉलर्स हैं वो बहुत ज्यादा आपको बाहर स्पेंड करने पड़ते हैं। तो आपने कभी देखा भी होगा शौकत तरीन के दौर में, तो उसने एक टर्म इस्तेमाल की थी पिछले जो इमरान खान का फाइनेंस मिनिस्टर था, इससे सागदार से पहले वाला, तो उसने एक टर्म इस्तेमाल की थी कि यार ग्रोथ ज्यादा हो गया, अब इसको कम करना है। तो हम लोगों ने उसके मीम्स बनाए थे, वो एक्चुअली ये बात कहना चाह रहा था। तो कहने का मतलब यह है कि एक बड़ा एक जो बहुत ज्यादा जो डेट पाइल हुआ है, इस ज्यादा डेट पाइल होने की वजह से हमारा जो पाइल अप हुआ है, उससे जो हमारा जो रास्ता रुका है वो ये है कि हमारा ग्रोथ का पोटेंशियल कम हो गया। हमारी इकोनॉमी में यूं कहें कि हमारी इकोनॉमी के वो मसल्स नहीं रहे हैं। हमारी इकोनॉमी का इंफ्रास्ट्रक्चर अब ऐसा नहीं है कि अगर हम ग्रोथ कराना भी चाहें तो अब हम ग्रोथ नहीं करा सकते हैं 3.4 या 3.2 से ज्यादा।
तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ अगर 2% की है तो 2% तो वो चला गया, तो हमारी इकोनॉमी का जो असल ग्रोथ रेट रहेगा वो 1.2% रहेगा। और 1.2% ग्रोथ का मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास 14 करोड़ या 15 करोड़ की आबादी यूथ की है और उसमें से अगर 10 करोड़ बेरोजगार हैं, तो ये 1% या 2% ग्रोथ रेट या 3% ग्रोथ रेट उसको एम्प्लॉयबिलिटी की तरफ नहीं लेके आ सकता। तो हमारी आने वाली जो सादी सादी कैलकुलेशन ये है, जो सिंपल मैथमेटिक्स है, तो आने वाले दिनों में हम ये कह रहे हैं कि यार कि ये एक ऐसी पिक्चर नहीं है कि जो कि बहुत अच्छी पिक्चर है। अच्छा, अब इस सारे यहाँ तक पहुंचे कैसे? पहुंचे ऐसे कि जी हमारे पास जब आप ग्रो नहीं कराएंगे इकोनॉमी का, ऑब्वियसली अनएम्प्लॉयमेंट तो होगी होगी। दूसरा ये होगा कि आप अपने लिए कोई फिजिकल सपोर्ट क्रिएट नहीं कर सकते हैं जब आपके ऊपर कोई बुरा वक्त आता है। बुरा वक्त आने का मतलब है कि जैसे हमारे पास सैलाब आ गया था, तो हमें समझ ही नहीं आई पैसे आएंगे कहाँ से। अगर IMF हाथ रोक ले, हमें समझ ही नहीं आती कि पैसे आएंगे कहाँ से। मतलब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो जाती है थोड़ी सी, तो हमें समझ ही नहीं आती है कि हमारे पास पैसे आएंगे कहाँ से। तो हम तो मतलब और तरह से जी रहे होते हैं। डेवलपमेंट स्पेंडिंग के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। अगर डेवलपमेंट स्पेंडिंग आप नहीं करेंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे नहीं लगाएंगे, हेल्थ आपकी अच्छी नहीं होगी या किसी और चीज पे नहीं लगाएंगे, तो आप हाउ इज इट पॉसिबल कि आप ये कहेंगे जी आप एक प्रोडक्टिविटी वाले मोड में आएंगे। देन बैंकिंग सिस्टम ने बहुत ज्यादा चूंकि गवर्नमेंट को पैसे चाहिए होते हैं फिस्कल डेफिसिट को पूरा करने के लिए, हर हाल में चाहिए होते हैं गवर्नमेंट को पैसे वो फिस्कल डेफिसिट को पूरा करने के लिए। तो अगर वो किसी और जगह से वो पैसे इकट्ठे नहीं करेगा तो वो बैंकिंग सिस्टम में जाएगा वहां से पैसे लेने के लिए। जब वो बैंकिंग सिस्टम में पैसे लेने के लिए जाएगा तो ऑब्वियसली जो बैंक है वो प्राइवेट सेक्टर को लैंड नहीं करेगा, तो वो गवर्नमेंट को लैंड करेगा। वो जो गवर्नमेंट को लैंड करेगा पैसे, तो वो प्राइवेट सेक्टर बेसिकली क्राउड आउट हो रहा होता है। जो गवर्नमेंट खुद जो डेवलपमेंट प्रोसेस का भी हिस्सा नहीं बन रही होती और वो प्राइवेट सेक्टर को भी प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनने देती, तो अल्टीमेटली आपकी इकोनॉमी एक ऐसी नहज पे आ जाती है कि जब आप इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर रहे तो डेफिनेटली आपका एक बेस लाइन ऑफ द इकोनॉमी आपका नीचे आ रहा होता है। फिर इसमें ऐड अप कर लें बहुत सारी और सारी चीजें, आपके जो शॉक्स हैं, आपके जो इंटरेस्ट रेट्स के शॉक्स हैं, आपके जो एक्सचेंज रेट के शॉक्स हैं, आपके जो ग्लोबल फाइनेंशियल शॉक्स हैं, ये सारे ऐड अप होकर आपकी इकोनॉमी को उन्होंने बहुत ज्यादा डैमेज किया हुआ है। इस सारे कॉन्टेक्स्ट में मेरे नजदीक अगर कोई दो सवाल हैं तो वो सवाल दो ये हैं कि क्या बजट इस वक्त हमने कौन से वाला बनाना है? IMF के साथ बनाना है या IMF के साथ नहीं बनाना है, विद और विदाउट IMF प्रोग्राम? इस वक्त हमने क्या सोच के चलना है कि अगर जो हम अगले साल में जाएंगे तो अगले साल हम किस पॉइंट ऑफ व्यू से जाएंगे, कि हम IMF के साथ जाएंगे या विदाउट IMF जाएंगे? दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि देखिए, बजट जब हम बनाते हैं ना, तो बजट बनाने का मतलब ये होता है कि ये एक आपका पॉलिसी इंटरवेंशन है फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर्स, जिसने आगे स्पिल ओवर इफेक्ट भी लेके आना होता है। मिसाल के तौर पे कि अगर मतलब आप उसने सिंपल सी बात में समझे कि मैं एक बजट एलोकेट करता हूँ कि जी मैंने अगले साल एक यूनिवर्सिटी बनानी है, या अगले साल मैंने वो पुल बनाना है या सड़क बनानी है, या मैंने 2-4 अस्पताल बनाने हैं, तो उसका इम्पैक्ट एक साल के लिए नहीं है, वो अगले बहुत सारे सालों के लिए है। सवाल ये है कि क्या इस वक्त जहां पे हम खड़े हैं, क्या बजट इज रियली अ रेलेवेंट पॉलिसी मेकिंग टूल या बजट इस वक्त इररेलेवेंट हो गया है? तो माय टेक इज दैट बजट इररेलेवेंट हो गया। मतलब इस वक्त हम इतनी नीचे चले गए हैं कि अब इस वक्त हमें कुछ समझ ही नहीं आ रही। मतलब हम इस वक्त टोटली कंफ्यूजन में, जो इस वक्त हमारी पोजीशन है इकोनॉमी में, या जो इकोनॉमिक मैनेजर्स हैं वो पूरी तरह से कंफ्यूजन में है। आप वो अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहे कि क्या हो रहा है, राइट? थोड़ा सा ना जरा कंफ्यूजन की जरा कोई लेवल देखें। देखें, अनाउंस किया इन्होंने आज से 15 दिन पहले कि जी हम 9 जून को जो है ना बजट लेके आएंगे। 9 जून को बजट लेके आने का मतलब यह है कि उन्होंने 8 जून को इकोनॉमिक सर्वे देना है। 8 जून को इकोनॉमिक सर्वे देने का मतलब यह है कि इससे पहले ये ऐसा नहीं होगा कि ये एकदम से इकोनॉमिक सर्वे आ जाएगा। इकोनॉमिक सर्वे आने से पहले एक नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल की मीटिंग होती है। वो नेशनल इकोनॉमिक की जो कमेटी है या काउंसिल है, वो उसमें एक प्राइम मिनिस्टर है, चारों आपके वजीर आला होते हैं, आपके क्या नाम है उसके, फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं चारों सूबों के, फेडरल के भी। देन आपके डिफेंस मिनिस्टर्स हैं, आपके प्लानिंग कमीशन के मिनिस्टर्स हैं, और बहुत सारे और मिनिस्टर्स हैं, फिर सेक्रेटरीज होते हैं। वो बेसिकली क्या करते हैं कि वो एक एनुअल डेवलपमेंट प्लान लॉन्च करते हैं, वो एक मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क लॉन्च करते हैं। तो
अभी तक ये हुआ नहीं है, मतलब कि आप 10 दिनों के बाद, 12 दिनों के बाद बजट में जा रहे हैं, अभी तक ये सब चीजें अभी तक हम सोच ही नहीं रही हैं कि ये किधर है। उससे भी पहले एक चीज है कि एक सुप्रीम एक आपकी कोर्ट में एक लॉ है। वो लॉ ये है कि जी कि आपको ना एक एक बजट स्ट्रेटेजी पेपर पे काम करना होता है। वो बेसिकली वो क्या होता है कि वो प्रपोजल्स होती हैं, वो एक पूरा फ्रेमवर्क सेटल होता है, उसको आप कैबिनेट में लेके जाते हैं, उसकी कैबिनेट एक अप्रूवल देती है, वो डिस्कस होता है पहले, वो डिस्कशन के बाद वो अप्रूवल में आता है। यानी कि पहला काम हो गया, सबसे जो पहला काम है वो ये होगा कि आपका बजट स्ट्रेटजी पेपर बनेगा। बजट स्ट्रेटजी पेपर अप्रूव होने के बाद आप एनईसी में जाएंगे, नेशनल अकाउंट उसमें जाएंगे, और फिर इकोनॉमिक सर्वे, और फिर वो सबसे जो बेसिक डॉक्यूमेंट है, ये जो है ना, ये आपका जो बीएसपी बजट स्ट्रेटजी पेपर होता है, इसमें पूरा एक लेआउट होता है। अभी तक ये बना नहीं है, बातें हो रही हैं, डिस्कशन हो रही है, उन्होंने तैयारी की हुई है, उन्होंने मतलब कि यार कि ये हम बजट बनाएंगे, ये ऐसे होगा वैसे होगा, लोगों के जहनों में बातें हैं, मोटा मोटे उसकी हेडिंग्स सारी तैयार हैं, लेकिन अभी तक वो कैबिनेट में डिस्कशन नहीं हुई है। कैबिनेट में डिस्कशन ना होने का क्यों नहीं हुई है कि कंफ्यूजन, वो जो पिछले 3 सालों से इकोनॉमी में कंफ्यूजन चल रही है कि मतलब हम करेंगे क्या, मतलब जब से पीटीआई की गवर्नमेंट आई है तब से हम कंफ्यूज हैं। इकोनॉमी इसलिए नहीं खराब हुई है कि इकोनॉमी में कोई मसला था, इकोनॉमी खराब इसलिए है कि हम ना बिल्कुल अपेक्स ऑफ द कंफ्यूजन मौजूद थे। तो वो कंफ्यूजन इस वक्त बहुत शदीद वाली है कि मतलब दो बड़ी चीजें वो हैं कि हम बजट कैसे बनाएंगे, क्या बनाएंगे, इसमें क्या है क्या। देखिए, अगर हम ना हम मैं आईएमएफ को क्यों वेट दे रहा हूँ, मैं अगर आईएमएफ को इसके लिए वेट दे रहा हूँ कि आईएमएफ की अप्रोच, हम आईएमएफ के पास जाते क्यों, हम आईएमएफ के पास उस दिन जाते हैं कि जिस दिन हम अपने तमाम जितने इंटरनल इकोनॉमी के रिसोर्सेज होते हैं या अपने ताल्लुकात होते हैं, जो जो सारे मतलब हम जो जहां से रेवेन्यू इकट्ठे कर सकते हैं अंदर के मुल्कों, अंदर मुल्क के अंदर से, जो हम मुल्क के अंदर से लोन ले सकते हैं, जब वो पूरे नहीं पड़ रहे होते हैं आपको, तो आप दोस्त ममालिक के पास जाते हैं, आप चाइना के पास जाते हैं, आप एशियन डेवलपमेंट बैंक के पास जाते हैं, आप दूसरा वर्ल्ड बैंक के पास जाते हैं, आप पेरिस क्लब के पास जाते हैं, लंदन क्लब के पास जाते हैं, आप बहुत सारे और इंस्टीट्यूशन को ट्राई करते हैं, आप कोशिश करते हैं कि यार हमें पैसे मिल जाएं। जब वो पैसे नहीं मिलते, यानी कि हर ऑप्शन ट्राई करने के बाद आपको जब कख नहीं मिलता ना, तो आप ठग करके आप आईएमएफ के पास जाते हैं कि भाईजान अब हम ना वो फारिग हो चुके हैं, तो अब हम पैसे लें। जैसे कि आप आईएमएफ को नॉक करते हैं, तो इसका मतलब टेक्निकली ये होता है कि अब अगर आपको आईएमएफ इनकार करता है तो आप डिफॉल्ट कर जाएंगे। यानी कि आप जैसे कि आईएमएफ के तरफ को अप्रोच कर लेते हैं ना, तो टेक्निकली आप डिफॉल्ट कर चुके होते हैं। अब सिर्फ ना कोर्ट आईएमएफ के बाल आपके आईएमएफ के कोर्ट में होती है, अगर वो इनकार करता है तो आप हारे गए, वो पैसे दे देता है तो आप आपके साल 2 साल चला लेता है। जिससे कि आईएमएफ के पास आप जाते हैं तो आईएमएफ आपसे दो बातें कहता है। वो आपको कहता ही है कि भाईजान आपने दो बड़े काम करने हैं, एक आपने अपना बजट डेफिसिट सीधा करना है, और एक आपने अपना करंट अकाउंट डेफिसिट सीधा करना है। हम इसको अपनी टेक्निकल जबान में कहते हैं कि शॉर्ट रन में वो कहता है कि स्टेबलाइजेशन कर लो, और लॉन्ग रन में वो कहता है कि जी आप अपनी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स कर लो। स्टेबलाइजेशन का मतलब यह है कि आपने अपने एक्सपेंडिचर कम से कम करने और रेवेन्यू ज्यादा से ज्यादा करने। रेवेन्यू ज्यादा करने का जो शॉर्ट वे है कि आप एकदम से ठक करके अपना बहुत सारा टैक्स लगा देते हैं। जब आप टैक्स लगा लेते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप लोगों की डिस्पोजेबल इनकम कम कर लेते हैं। जब लोगों की डिस्पोजेबल इनकम कम कर लेंगे तो वो एक्सपेंडिचर कम करेंगे, जब एक्सपेंडिचर कम करेंगे तो वो जो एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर है उसके थ्रू आपकी जीडीपी वाई इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी, वो जब कंजम्पशन कम होएगा, इन्वेस्टमेंट कम होएगी, तो आपकी जीडीपी नीचे बैठ जाएगी। राइट। तो यानी कि जब आप स्टेबलाइज करने के लिए इकोनॉमी को आते हैं, तो आपको जो सबसे बड़ा जो आपको आपको वो जो करना पड़ता है, जो आपको फुरगो करनी पड़ती है चीज, वो आपको ग्रोथ करनी पड़ती है। साइमल्टेनियसली मॉनेटरी सेक्टर में आपको इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पड़ते हैं ताकि आप मनी सप्लाई को कम कम कर सकें। साइमल्टेनियसली आपको एक्सचेंज रेट डेप्रिशिएट करना पड़ता है कि आप अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सकें और इंपोर्ट को कर्टेल कर सकें। तो ये सारा जो मैं एकदम से जैसे हम स्टेबलाइजेशन कह रहे होते हैं, स्टेबलाइजेशन का सादी जबान में मतलब ये है कि आपने अपना बजट डेफिसिट और अपना करंट डेफिसिट को इम्प्रूव कराना होता है। जिस इसको इम्प्रूव कराने के लिए जो आपको चीज देनी पड़ती है, वो आपको ग्रोथ देनी पड़ती है। मतलब कि हम बड़े आसान लफ्जों में ये कहते हैं कि आपको जिस वक्त फिजिकल कंसोलिडेशन की तरफ जाते हैं तो आपको ग्रोथ के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। अच्छा, साथ ही आपको चूंकि पता है कि आप आईएमएफ में जाना है आपने, या आप आईएमएफ के प्रोग्राम में हो, तो आप एक्सपेंशनरी पॉलिसी ला ही नहीं सकते।
राइट। आप कॉन्ट्रैक्शनल पॉलिसी लेके आएंगे, आप इकोनॉमी को टाइट करेंगे, साथ ही बजट में आपने ये एक टारगेट भी देना होता है कि अगले साल इकोनॉमी इतनी ग्रो करेगी। तो ये दो कॉन्ट्राडिक्टरी बातें हैं कि IMF के होते हुए आप ये ग्रोथ वाला कोई बजट नहीं दे सकते हैं। अब आप एक्सपेंशनरी बजट नहीं देते हैं तो आपने को 2-4-6 महीनों के बाद आपने इलेक्शन में जाना है। तो ये सारा एक इकट्ठा सा मैस क्रिएट हो गया है, जिसकी वजह से आप इस वक्त आपके पास बहुत लिमिटेड ऑप्शंस हैं बजट बनाने के। शायद इसीलिए बहुत कम बात हो रही है इस वक्त प्री बजट में। हम पिछले सालों में या उससे पिछले सालों में अगर आपको याद हो तो हम प्री बजट सेमिनार बहुत किया करते थे। इस साल शायद मेरा ख्याल में कि ये पहला प्री बजट सेमिनार है आप वाला, कि कोई ऐसा किसी जगह पे हमने इस्लामाबाद में भी नहीं सुनी कि किसी ने कोई प्री बजट सेमिनार की। उसकी वजह ये कंफ्यूजन ही है कि हमें किसी को पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है इस वक्त, हम कैसे बजट बनाएंगे। एक ये वजह भी है और एक दूसरी वजह भी है जिसको 2 मिनट में बात करते हैं। देखिए, दूसरा बड़ा सवाल यह है कि क्या बजट एक रेलेवेंट पॉलिसी टूल रह गया कि नहीं रह गया। बात को समझाने के लिए यूं कहता हूं कि देखें, जब हम बजट बनाते हैं तो हम ये कहते हैं कि बजट एक फिस्कल पॉलिसी का टूल है। और फिस्कल पॉलिसी का मतलब हमारे पास दो ही है कि दो ही वेरिएबल उसमें काम करते हैं। मोटी सारी बात अगर हम समझ लें तो एक एक्सपेंडिचर्स है और एक रेवेन्यूज है, कि हमने एक्सपेंडिचर्स और रेवेन्यू को मैनेज करके अपनी इकोनॉमी को एक पाथ पे खड़ा करना होता है। ये टेबल देखिएगा जरा, ये ऊपर आपका जो टोटल एक्सपेंडिचर है, ये बिल्कुल सेकंड लास्ट लाइन, इसकी शक्ल देखें, और ऊपर जो ए लाइन है, ए जो करंट एक्सपेंडिचर है, इसकी शक्ल देखें कि आपके जो करंट एक्सपेंडिचर में इंटरेस्ट पेमेंट्स, मतलब आपके जो टोटल एक्सपेंडिचर हैं वो 2016 में थे 4.4 ट्रिलियन, और आपके करंट एक्सपेंडिचर थे 3.4 ट्रिलियन या 3.5 ट्रिलियन, यानी कि 80% ऑफ द टोटल बजट आपका जा रहा था करंट एक्सपेंडिचर में। यानी कि करंट एक्सपेंडिचर का मतलब ये हुआ कि आपने इंटरेस्ट रेट देना है, जो आपने कर्जे लिए हुए हैं वो आपने उसकी इंटरेस्ट पेमेंट्स करनी है, आपने डिफेंस के ऊपर खर्च करना है, आपने लोगों की पेंशन देनी है, आपने तनख्वाहें देनी है उस्तादों को और बाकी सिविल गवर्नमेंट जितनी भी है उसको, आपने बहुत सारी सब्सिडीज कमिट की होती हैं वो देनी है, आपने कुछ ग्रांट्स देनी होती हैं। तो यानी कि ये सारा कुछ देने के साथ आप टोटल बजट का 80% आप इधर खर्च कर रहे हैं, तो आपके पास सिर्फ 20% बचता था जिस पे आप पूरा बजट बना रहे होते थे आज से 5 साल पहले। तो ये जो रेशो है करंट एक्सपेंडिचर टू टोटल एक्सपेंडिचर, ये आपकी इंक्रीज करते 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 2020 और 2021 में आके ये 90% के आगे पीछे होगी। यानी कि आपके पास 80% बजट वो है, 90% बजट वो है कि जो कि आपने हर हाल में देना ही देना है। ये तो आपने या देना है इंटरेस्ट पेमेंट्स पे, या आपने देना है डिफेंस एक्सपेंडिचर में, या आपने पेंशन्स में देना है, या आपने सिविल गवर्नमेंट चलाने के लिए देना है, या आपने सब्सिडीज में देना है। तो जो ये तो आपने देना है, ये तो बिल्कुल ऐसे है कि आपने उठा के दे दिया, आपने पैसे इकट्ठे किए, आपने पैसे इकट्ठे करके आपने दे दिए, राइट। तो पीछे आपके पास बच गया 10 बिलियन, 10% ऑफ द टोटल रेवेन्यूज। उस 10% ऑफ द टोटल रेवेन्यूज में से आपने क्या करना है कि आपने पूरी पॉलिसी सेटल करनी है। तो यानी कहने का जो मेरा मकसद है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी जो रिजिडिटी है वो आपकी बढ़ती चली जा रही है। रिजिडिटी बढ़ने का मतलब सादा सा ये मतलब ये है कि आपके पास पॉलिसी ऑप्शंस कम से कम होते चले जा रहे हैं, आप एक जगह पे स्टिक हो गए, आप उससे ज्यादा आगे पीछे मूव ही नहीं कर रहे हैं। इसमें थोड़ा सा और ऐड कर लें, इस साल इससे ज्यादा बुरे हालात हैं कि हमने, मतलब जो पिछला जो टाइम पीरियड है ना, ये इंटरेस्ट रेट तकरीबन 7-8% आगे पीछे था, सब जानते हैं, राइट। अभी इंटरेस्ट रेट 21% पे है, और मतलब एक बहुत ह्यूज किस्म का इंटरेस्ट रेट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 90% है इससे ज्यादा का खर्च होगा, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल के हमारे पास कुछ 4-5-6-8% ही होंगे जिसके ऊपर हमने पूरा बजट सेटल करना है। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ नहीं करना है हमने। इसलिए हम कह रहा हूं कि मतलब अब ये कोई इतना ज्यादा रेलेवेंट नहीं रह गया बजट, राइट। साथ हमारे कुछ नए फिस्कल एक्सपेंडिचर है। नए फिस्कल एक्सपेंडिचर का मतलब ये हुआ कि मतलब जो हमने सर्कुलर डेट में देना है, जो हमने इलेक्ट्रिसिटी के सर्कुलर डेट में देना है, जो हमने उसमें क्या नाम है आपका गैस के सर्कुलर में डेट में देना है, जो हमने जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का जो लॉस है हमने वो बर्दाश्त करना है, जो हमने और वियर एंड टियर ऑफ द इकोनॉमी बर्दाश्त करनी है, ये सारे वो एक्सपेंडिचर भी इसमें मौजूद है। उसका मतलब है कि हम लोग, हमारे हाथ और बंधते चले जा रहे हैं। तो माई टेक इज दिस के
बजट विद द पैसेज ऑफ टाइम आप बिल्कुल आपके पास एक ब्लीक होता चला जा रहा है इन टर्म ऑफ ट्रू पॉलिसी। अब ये इससे कोई पॉलिसी हम कोई ज्यादा पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट के तौर पे हम इसको नहीं इस्तेमाल कर पा रहे हैं। हम इसको सिर्फ ना ये एक अकाउंटिंग एक्सरसाइज, ये अच्छा इधर से आएगा इधर खर्च कर देंगे, इधर से आएगा इधर से खर्च कर देंगे। इस साल की जो नंबर आ रहे हैं इस वक्त, जो अभी कल परसों जो बजट लॉन्च होगा, मतलब 1 मिनट के लिए यहाँ पे कांस्टेंट कर लें अगर हम ना कि IMF नहीं है, जो कि गवर्नमेंट तकरीबन कांस्टेंट कर चुकी है। आपको डार साहब की जो बातें उसने समझा रहे हैं कि जी देखें जी, हमें तो IMF की इस वक्त जरूरत नहीं है, हमने कोशिश बड़ी की है, कल भी उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, लेकिन वो नहीं है। वो उसकी पीछे उनकी लॉजिक, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि ही इज बिकमिंग विद अ एक्सपेंशनरी बजट। एक्सपेंशनरी बजट उसकी मजबूरी है। एक्सपेंशनरी बजट का मतलब यह है कि पिछले साल जो बजट की जो फिगर थे वो थे कि तकरीबन 9.7 ट्रिलियन के, वो 9.7 ट्रिलियन रुपए की वो जो है ना वो बजट उन्होंने बनाया था। इस दफा दे आर थिंकिंग अबाउट द 14.6 ट्रिलियन। ये मैंने रात को ही नंबर लिया उससे अपनी प्रेजेंटेशन बनाने के लिए कि क्या सोच रहे हो। तो ये अभी तक कहीं किसी अखबार में या किसी जगह पे अभी तक ये आए नहीं है। मतलब ये नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं लेकिन बहुत ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होंगे। अगर ये 14.6 मैंने लिखा है तो या तो 14.5 होगा या फिर 14.7 होगा। लेकिन एक रफ अपने जो हमारा अपना जो एक मार्केट विजडम है या जो हमारे अपने दोस्तों के कॉन्टेक्ट है, वहां से नंबर लिए गए। 14.6 ट्रिलियन का मतलब लास्ट टाइम हमारे पास जो बजट था वो था 9.5 ट्रिलियन का, 9.7 ट्रिलियन का, और इस दफा हम बना रहे हैं बजट 14.6 ट्रिलियन का। शक्ल नजर आती है कि ये एक्सपेंशनरी बजट है, लेकिन ये एक्सपेंशनरी बजट नहीं है। ये इसकी वजह ये है कि हमारा जो इंटरेस्ट रेट बढ़ा है बहुत ज्यादा, ये उसकी वजह से ये उसका इम्पैक्ट नजर आएगा आपको। मतलब बज़ाहिर नजर आ रहा है कि हमारा जो पिछले साल 10 ट्रिलियन का जो बजट था, इस साल वो 15 ट्रिलियन का बजट हो गया, तो हम 50% ऊपर गए हैं। और कभी भी हम ना पिछले साल से अगले साल में 50 पर हिस्ट्री में कभी हमने मतलब अपने बजट को 50% ऊपर नहीं किया है एक साल में, लेकिन इस दफा करना पड़ रहा है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह इंटरेस्ट रेट है। इस 14.6 में से आपको तकरीबन 7.5 ट्रिलियन के आगे पीछे तो आपको सिर्फ दे देना है किसमें? इंटरेस्ट पेमेंट्स में। द एलोकेशन ऑफ द इंटरेस्ट पेमेंट्स में रिमेन अराउंड 7.5 ट्रिलियन। पिछले साल ये जो पेमेंट थी ये थी 3.5 ट्रिलियन, यानी कि हमारी इस दफा तकरीबन कोई पिछले साल से हमने मतलब तकरीबन ऑलमोस्ट डबल हुआ, 87% हमने वो किया। वजह उसकी इंटरेस्ट रेट आपका बहुत ज्यादा आपका बढ़ा है, और आपकी जो रुपयों की सॉरी करेंसी की जो डिवैल्यूएशन है उसने अपना रोल प्ले किया। देन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सॉरी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है वो बजट डिफेंस बजट के लिए वो तकरीबन उसने 1.9 ट्रिलियन मांगे हैं कि हमें 1900 बिलियन रुपया चाहिए। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मेरा ख्याल में कि वो इसके साथ कमिट कर चुकी है 1.7 ट्रिलियन के लिए। तो अगर इस 7.5 ट्रिलियन को और 1.7 ट्रिलियन को अगर जमा कर लिया जाए ना, तो ये पिछले साल का बजट बनता है। यानी कि अगर इन सिर्फ दो हेड को जमा कर लिया जाए, अभी पेंशन्स देनी है, अभी हमने रनिंग गवर्नमेंट को हमने अभी वो सिविल गवर्नमेंट को अभी रन करना है, अभी सब्सिडीज देनी है, अभी हमने और बड़े काम करने हैं। तो मतलब जो सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट्स को और 1.7 ट्रिलियन में 7.5 ट्रिलियन का हमारे पास आया इंटरेस्ट पेमेंट्स, 1.7 ट्रिलियन के हमारे पास आया डिफेंस बजट। इन दोनों को जमा करें तो ये पिछले साल का बजट बनता है रफली, राइट। तो मतलब ये हुआ कि मतलब नजर आएगा एक्सपेंशनरी बजट के यार कि हमने ना पिछले साल बजट की वैल्यू इतनी थी, इस दफा बजट की वैल्यू इतनी है, लेकिन इस दफा बजट की वैल्यू हमारी मसला है। और यही मसला जो है ना ये IMF से ये क्लियर नहीं करा पा रहे। मतलब कि हमने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, हमने करेंसी डेप्रिशिएट कर दी, हमने बहुत सारे काम कर लिए, लेकिन हम ये नंबर नहीं क्लियर करा पा रहे कि आप ये कहाँ से लेके आएंगे। लेकिन वो हमारी मजबूरी बन गई है। यानी कि जो हमारी जो टारगेट सेट करा है उसने FBR ने रेवेन्यूज का, वो 9.2 ट्रिलियन का करा है कि वो पिछले साल से 24% ज्यादा है। लेकिन वो 24% ज्यादा अगर आप फिर GDP के टर्म में देखें तो ये हमारा फिस्कल जो हमारा बजट डेफिसिट है वो तकरीबन वो फिर वहीं पे 8.57 के आगे पीछे खड़ा होगा। तो इसका मतलब ये है कि अभी तक हम हमारे हाथ पांव बंधे हुए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इतनी अजीब सी कंफ्यूजन में आप शहबाज शरीफ साहब ने कल कहा जी कि हमें तो तकरीबन कोई 7.5 800 बिलियन हमें PSDP को बढ़ाना चाहिए। तो अब वो कहानियां है ना, पैसे कहाँ से लाएंगे कि कहाँ से कैसे बढ़ाना चाहिए। मतलब ये
बड़ी मोटी सारी एक बात समझ आ रही है कि वो मतलब जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर के लिए जो पैसे हैं वो हमें बढ़ाने चाहिए। शहबाज शरीफ साहब ने कल परसों की बात है, उन्होंने वो ये कह रहे थे, अखबार में आपने खबर पढ़ी होगी। लेकिन द क्वेश्चन इज दैट कि कैसे बढ़ाने चाहिए डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर के लिए, वो कहाँ से आएंगे पैसे। तो अभी तक जो मेन कंफ्यूजन है बजट ना आने की या बजट के बारे में बातें ना होने की, आपने कभी किसी टीवी पे नहीं देखी होंगी बजट के बारे में बातें, आपने कोई, ये मेरे ख्याल में आप पहला प्री बजट सेमिनार करा रहे हैं तो इस साल में, तो मतलब बड़े बड़े बात नहीं कर रहे हैं। वो वजह ये है कि बजट में बात करने को है नहीं कुछ भी, कि ये आप अगर हेड देख लें तो बस यहीं पे बजट खत्म हो जाता है हमारा। अब जो बात रह जाती है, जो हमारे पास थोड़े पैसे रह जाते हैं, और थोड़े पैसे रहने में से जो मेरा ख्याल है कि इसमें क्या किया जा सकता है, कि हम ना 3-4 चीजों को ना शॉर्ट टर्म में देख लेंगे, अगर ये हम कैसे अगर इसको कुछ कर सकते हैं। क्या हम हेल्थ के ऊपर कुछ खर्चा कर सकते हैं, एजुकेशन के ऊपर कुछ खर्चा कर सकते हैं, या जो सोशल सेफ्टी नेट है उसके ऊपर कुछ खर्चा कर सकते हैं, तो ठीक है। मतलब हम इस वक्त वो जो बड़े बड़े है ना डैम्स बनाने और बड़े बड़े पुल बनाने और बड़ी बड़ी सड़कें बनानी और बड़े बड़े ठेके देने, मतलब उस पोजीशन में नहीं है हम, ऑनेस्टली नहीं है। तो अगर हम ये कहेंगे एक्सपेंडिचर साइड पे, अगर कोई बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं, तो वो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं लिए जा सकते। हमारे पास एक्सपेंडिचर साइड पे एक्सपेंस करने के लिए है कुछ नहीं। हमें अपने हेल्थ सेक्टर के मॉडल को, फाइनेंसिंग मॉडल को रिवाइज करना है। हमें ये सोचना है अगले साल 2 साल में कि ये जो हमारे अस्पताल हैं ये कैसे चलेंगे। क्या इन अस्पताल चलाने के लिए हमारे पास कोई प्राइवेट फंडिंग करेंगे, या हम अस्पतालों को फंड करेंगे, या हम जो हम अस्पतालों को फंड करें डायरेक्ट, कि जी आप सरकार में जाएं, ये आपके पास इलाज फ्री है, जैसे कि हमने इंसाफ कार्ड का किया था, आपके पास इलाज फ्री है और आप जहाँ पे इलाज कराएं, या हम कोई इंश्योरेंस की कोई चीज लेके आएंगे, हेल्थ इंश्योरेंस की चीज। इसी तरह आप एजुकेशन सेक्टर में आ जाएं। मतलब उस्ताद सारे जानते हैं कि इस वक्त, मतलब बच्चों को नहीं पता होता, स्टूडेंट्स को नहीं पता होता, हम सारे जानते हैं कि हमारी इस वक्त यूनिवर्सिटीज कितने फाइनेंशियल क्रंच में चल रही हैं। और ये तो सिर्फ यूनिवर्सिटीज हैं, और इसी तरह यही हाल स्कूलों का है। मतलब स्कूल कॉलेजेस हर चीज बड़े फाइनेंशियल क्रंच में चल रही है। और स्पेशली जो फ्लड आया था, वो फ्लड बात खत्म नहीं हो गई है। मतलब वो लोग अभी तक जो पिछले मतलब साल, इन दिनों में या इन दिनों में बड़ी ईद के आगे पीछे जो फ्लड की वो जो स्पेल चला था, तो वो अभी तक वो लोग बड़े परेशान हालों में है। और मतलब वो आगे भी ये स्पिल ओवर चलता रहेगा। तो अभी मतलब हम मोटा मोटा ये सोच सकते हैं। क्यों? वजह यह है कि ये एक टेबल देखिएगा जरा, मतलब साउथ एशिया के अगर 3-4 कंट्री ले लें, पाकिस्तान ले लें, बांग्लादेश ले लें और इंडिया ले लें, श्रीलंका ले लें, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया और श्रीलंका, तो हमारे जो ये इंडिकेटर है ना, ये ह्यूमन डेवलपमेंट के जितने भी हैं, ये जो हमारा हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स है, या जो हमारा माल न्यूरिश्ड चिल्ड्रन है, वो इंडेक्स है, या हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी का इंडेक्स है, या प्राइमरी स्कूल अटेंडेंस का इंडेक्स है, कोई भी हमारा क्वालिटी ऑफ लाइफ का जो भी इंडेक्स है, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, ये तीनों हमसे बहुत बेहतर है। मतलब हम इनसे बहुत पीछे खड़े हैं इस वक्त, हमारी पोजीशन इस वक्त बहुत खराब है। तो मतलब इस वक्त, मतलब अगर हम ना नारे मारने हैं ना, हमने जी गवादर इज माई ड्रीम, मुशर्रफ का नारा, और बंदर आइलैंड इज माई ड्रीम, इमरान खान का नारा, और ऑरेंज ट्रेन इज माई ड्रीम, द मेट्रो इज माई ड्रीम, नवाज शरीफ का नारा, तो यार ये छोटी बात है, बस निकल आओ अब इससे बाहर, हमारे हालात ठीक नहीं है। रेवेन्यू साइड पे आए तो एक थोड़ा सा ना ये ज्यादा एक बुरी हालत नजर आती है कि देखें, इंडस्ट्री का जीडीपी में शेयर है 20%, और टैक्स में इंडस्ट्री का शेयर है 56%। मतलब आपकी जो जीडीपी में 20% शेयर है इंडस्ट्री का, और रफली 20% ही टैक्स होना चाहिए ना। मतलब अगर आप कमाल कर देते हैं तो 20% आपका शेयर होना चाहिए था आपके टैक्स में, लेकिन आपकी इंडस्ट्री 56% ऑफ द टोटल टैक्स आपकी इंडस्ट्री ने बर्दाश्त किया हुआ है। मतलब कि बिजनेस करने का इस वक्त, कोई भी बिजनेस से मुराद मैन्युफैक्चर करने का कोई इस वक्त इंसेंटिव नहीं है। होलसेल और रिटेल को देखें नीचे, 19% उसका जीडीपी में शेयर है, और 1% उसका शेयर इन जो वो टैक्स कंट्रीब्यूशन है। मतलब क्या है होलसेल का और रिटेल का, कि चाइना बनाएगा और हम बेचेंगे। चाइना से माल आएगा, वियतनाम से माल आएगा, चूंकि हम बनाएंगे तो नहीं ना, एक तो मैन्युफैक्चरिंग मसल्स नहीं है, दूसरा हम क्यों बनाएंगे, हमारे ऊपर तो टैक्स लग जाएगा। जब हम बनाएंगे नहीं तो इसका मतलब है कि
कंजम्पशन ऑफ द इकोनॉमी को पूरा करने के लिए हम कहाँ से लेके आएंगे? हम बाहर से इंपोर्ट करेंगे। वो जो इंपोर्ट करेंगे तो वो होलसेल में और रिटेल में जाएगा ना। मतलब ये जो हम मार्केटों में बिक रहा है, जो भी बिक रहा है, मतलब ये जो हार्डवेयर की दुकानों में बिक रहा है, जो ये कपड़े की दुकानों में बिक रहा है, जो ये प्लास्टिक की दुकानों में बिक रहा है, ये सारे वो जो चीजें हैं, इनका टैक्स का शेयर जो है वो 1% है। तो ये ज्यादा बेनिफिशियल है, ज्यादा प्रॉफिटेबल है बिजनेसमैन के लिए। तो बिजनेसमैन क्या करेगा? वो चाइना से खरीदेगा, पाकिस्तान में आके बेच देगा। मतलब अपनी इंडस्ट्री आपकी ग्रो नहीं करेगी, अपनी इंप्लॉयमेंट आपकी ग्रो नहीं करेगी, डॉलर आपके बाहर जाएंगे, चाइना की चीजें आप बेचेंगे, चाइना की इकोनॉमी फ्लरिश करेगी आपकी कॉस्ट पे। वियतनाम की जो है ना वो, या इंडोनेशिया की, मलेशिया की, इंडिया की जो इंडस्ट्री फ्लरिश करेगी आपकी कॉस्ट पे, राइट। एग्रीकल्चर सेक्टर आपकी जो शेयर है वो जीडीपी में 20% है, और वो 1% बर्डन ले रहा है टैक्स का। तो इस बैंक इंश्योरेंस है वो जितना उसका शेयर है उतना वो टैक्स दे रहा है। मतलब ये आपको थोड़ा सा रेवेन्यू की कंपोजिशन को जरा शिफ्ट करना है, थोड़ा सा मेहरबानी करनी है आपने, जरा बिजनेस को सांस लेने देना है। तो मतलब कम से कम इनको एक, मेरी उस दिन पिछले दिनों में हमारी एनडीयू में एक बात आई, मतलब होलसेल और रिटेलर 1% शेयर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। मुझसे आप कसम उठवा लें, ये 5-6 लोग थे। ये चारकोल का जो सीईओ है, स्टाइलो का सीईओ, चारकोल का सीईओ, खादी वालों का सीईओ, और ये हमारे पास आए एनडीयू में। उन्होंने फौजियों को एक प्रेजेंटेशन दी, और बेसिकली वो आए थे लॉबिंग के लिए कि आप हमारी बात गवर्नमेंट सेक्टर में जाके रखें। उनका सिर्फ एक ही मुद्दा था कि जी हम जी, हमें लोग तो टैक्स चोर कहते हैं, और हम ना टैक्स देते बहुत सारा है, तो हमें जो है ना वो टैक्स से आप जो है ना बचा लें किसी तरीके से। तो मतलब वो इस पे भी अभी टैक्स पे बचना चाह रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इकोनॉमी में ग्रो करने की पोजीशन अभी नहीं है। थोड़ा सा ये देखिए कि प्रपोजल है कि अगर हम होलसेल और रियल स्टेट पे टैक्स को अगर बढ़ा दें, मतलब हम 2 ट्रिलियन टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा कर सकते हैं अगर हम ना थोड़ा सा शफल कर लें, मैं आपको थोड़ा सा आगे पीछे कर लें। ये मेरा ख्याल नहीं है, ये मतलब इशरत हुसैन साहब की एक स्टडी है, वो वहां से हमने निकाला था, शायद कारदार साहब ने कुछ बातें की थी, और कुछ 1-2 स्टडीज और हैं। तो मतलब अगर हम ना सिर्फ ना ये रियल स्टेट और होलसेल और रिटेल के ऊपर अगर थोड़ा सा हम प्रेशर डालें, तो हम सिर्फ यहाँ से तकरीबन तकरीबन को 740-50 बिलियन निकाल सकते हैं। और लेकिन और मतलब प्रोविंशियल साइड पे भी हम तकरीबन को 1.4-1.5 ट्रिलियन हम निकाल सकते हैं, यानी कि टोटल हम ना 2 ट्रिलियन रुपया निकाल सकते हैं अगर हम कंपोजिशन ऑफ द टैक्स ही सिर्फ बदल दें। लेकिन उसके लिए जाहिर है वो पॉलिटिकल विल चाहिए। मतलब वो मिफ्ता इस्माइल ने पिछली टेन्योर में, ये जो एक तो मिफ्ता इस्माइल का ये टेन्योर है ना, एक उससे पिछला टेन्योर है मिफ्ता इस्माइल का, उसमें उसने कोशिश करी थी, मतलब इमरान खान के आने से जो पहले वाला, बिल्कुल जो अखीरला थोड़ा से 6-8 महीने में, कि जी हम ना इस तरह से रियल स्टेट के ऊपर टैक्स आने की कोशिश करते हैं, लेकिन दैट वाज नॉट सक्सेसफुल। आपको बहुत बड़ी वो पॉलिटिकल विल चाहिए सारे काम को करने के लिए। लेकिन अगेन द ऑप्शंस आर वेरी लिमिटेड। रिस्क हमारे पास क्या है? हमारे पास जो रिस्क है, ऑब्वियसली जो हमारे पास सबसे बड़ा रिस्क पड़ा हुआ है इस वक्त, वो फाइनेंशियल या इकोनॉमिक डिफॉल्ट का है। हमें ऑनेस्टली नहीं पता है कि 2 महीने बाद हमारे पास क्या होगा। मतलब दिल अंदर से कहता है, दिल मुतमईन है कि डिफॉल्ट नहीं करते हैं, मतलब ऐसी कोई गेम नहीं है। मेरे दोस्त है एक IMF में, तो मैंने उससे उससे हंसते हंसते पूछा, मैंने कहा क्या करेंगे हम? डिफॉल्ट करेंगे? कहता कहाँ करते हो डिफॉल्ट तुम? तो वो डिफॉल्ट करने का मतलब ये है। लेकिन देखिए डिफॉल्ट होता क्या है, डिफॉल्ट हमें डिफॉल्ट करेगा क्या हमारे साथ? वो हमेशा मेरा सवाल होता है ना, अच्छा चलो ये काम हो गया, देन व्हाट नेक्स्ट, क्या होगा क्या इससे? लेट्स सपोज डिफॉल्ट होता है, तो व्हाट नेक्स्ट क्या होगा डिफॉल्ट से? डिफॉल्ट से मिजरी क्रिएट होगी ना, मतलब एक यही है ना। और मुल्क तो इवेपोरेट नहीं होता है डिफॉल्ट से। ऐसा तो नहीं होगा कि जो ये मतलब बिल्डिंगें बनी हुई है ये उड़ जाएंगी, या ये सड़कें हैं जो ये टूट जाएंगी डिफॉल्ट से। डिफॉल्ट से जो ह्यूमन बीइंग है, जो इंसान है, उसकी मिजरी पे फर्क पड़ेगा। तो आइडिया बेसिकली ये है कि यार मिजरी तो हम पहले बड़ी मिजरेबल लाइफ गुजार रहे हैं। मतलब आप अगर श्रीलंका का जिस दिन डिफॉल्ट नहीं हुआ था उससे 1 महीना पहले का डेटा उठाएं, और फिर बीच में उसका डिफॉल्ट हुआ, डिफॉल्ट होते होते उसने साल गुजारा, और वहां से लेके आज तक उसके ना मोटे मोटे नंबर निकाल लें। मतलब जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के जो नंबर हैं, मतलब यही नंबर बनते हैं ना, आपकी करेंसी एक्सचेंज का नंबर बनता है, आपका इन्फ्लेशन का नंबर बनता है, आपका इंटरेस्ट रेट का नंबर बनता है, आपका प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट का नंबर बनता है, या आपका मतलब जो साल के अंदर 6 नंबर आ सकते हैं। और वहां से ट्रैक करना शुरू करें, और उस दिन से पाकिस्तान के भी ट्रैक करना शुरू करें, तो आपको बड़ी हैरानगी होगी
कि श्रीलंका डिफॉल्ट करने के बाद भी हमसे जरा बेहतर पोजीशन में, जरा नहीं बहुत सारी बेहतर पोजीशन में, मतलब हमने उससे ज्यादा करेंसी हमारी डिवैल्यू हुई है, उससे ज्यादा हमने इन्फ्लेशन देखा है, उससे ज्यादा हमारा प्राइवेट सेक्टर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उससे ज्यादा हम परेशान बैठे हुए हैं। अच्छा, अब दो बातें, एक तो ये है कि जो रिस्क है वो रिस्क ये है कि हम अगर ये बजट लेके आ जाते हैं जो हम बात कर रहे थे, तो हमें क्या वाकयातन हम IMF अगर हमारा हाथ छोड़ देता है तो उसके बाद बनेगा क्या हमारा, बनेगा क्या से मुराद ये है कि हम डिफॉल्ट कर जाएंगे। अच्छा, अगर डिफॉल्ट कर जाते हैं तो फिर उस सिनेरियो में इकोनॉमी कैसे चलेगी। अभी तक हमने ऐसी कोई वर्किंग नहीं की है कि अगर हम डिफॉल्ट कर जाते हैं तो हमारी इकोनॉमी कैसे चलेगी। यानी कि देयर इज वेरी ऑब्वियस ना कि मतलब कोई नैरेटिव ही नहीं बना अभी तक ऐसा कि अगर लेट्स सपोज कि जी हमें डिफॉल्ट कर जाते हैं, लेट्स सपोज हमने डेट रिस्ट्रक्चरिंग की तरफ चल पड़ते हैं, तो हम अपनी इकोनॉमी को चलाएंगे कैसे अगले साल, 2 साल में, 5 साल में, 6 साल में। आप जब हालात देख रहे होते हैं, मिसाल के तौर पे, मतलब आप आपके वालिद, आप जो बच्चे बैठे हुए हैं, इनके वालिदैन ने एक ट्रेजेक्टरी बनाई होगी ना कि जी बच्चा जो है ना ये MA करेगा या MPhil करेगा, तो या आपने खुद भी अपने लिए बनाई होगी कि अगले साल फिर मैं ये करूंगा, उससे अगले साल फिर मैं ये करूंगा। तो आप इन द कॉरिडोर्स ऑफ द पार्स बैठे होते हैं जिस वक्त, तो आप एक ट्रेजेक्टरी बनाते हैं कि जी देखें, अगर ऑप्शन 1 केस, द बेस्ट केस सिनेरियो ये जी कि डिफॉल्ट नहीं होता है, अगर डिफॉल्ट नहीं होता है तो मतलब ये मतलब ऐसे 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 इकोनॉमी चलेगी। तो वर्स्ट केस सिनेरियो डिफॉल्ट हो जाता है, तो डिफॉल्ट जब हो जाता है तो फिर कैसे इकोनॉमी चलेगी। अच्छा, दूसरा जो रिस्क है वो ये है कि जी अच्छा अगर ग्रोथ करने की तरफ अस्सलामुअलैकुम जाते हैं तो सर। सर वालेकुम सलाम। थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूँ। ये डेफिनेशन की क्या है ऑफिशियल डिफॉल्ट की, कि कंट्री जब आप होता है कि आप ऑफिशियली डिफॉल्ट कर आप गया। आप जाएंगे, जब गवर्नमेंट जाएगी, देखें आप डिफॉल्ट करने का मतलब ये है कि यू हैव टू पे बैक द डेट। आप तो गवर्नमेंट स्टेट बैंक को लेटर लिखती होती है कि जी आप गवर्नमेंट के जी ये जो कोई इदारा भी कि जी यार कि हमारे इतने पैसे हमने देने हैं फलानी LC के और फलानी चीजों के, या गवर्नमेंट ने पैसे देने हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस लेटर लिखेगी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को कि जी आपने वहां पे जाके इतना हमारा डेट रीपे करना है। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान उनको ऑफिशियली लिखेगा यार कि हमारे पास पैसे नहीं है कि जो हम इनको ना हम इंपोर्ट की LC को पूरा करें। ये गवर्नमेंट के दरमियान और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के दरमियान एक कन्वर्सेशन चल रही होती है, और ये एक वो से कहता है जी कि हमारे पास पैसे नहीं है, तो हमारे पास तो रिजर्व्स ही नहीं है, तो या तो हमें अरेंज करके दो, किसी से मांग के दो, अगर नहीं है तो फिर हम कम से कम इस वक्त पे नहीं कर सकते हैं। या तो गवर्नमेंट मांग के देगी, तो या गवर्नमेंट ऑफिशियली अनाउंस करेगी, एक लेटर लिखेगी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को कि जी हमारे पास पैसे नहीं है, हम आपको दे नहीं सकते हैं, तो आप यू मे इनकार कर सकते हैं कि जो भी आपका क्लेमेंट है जिसने क्लेम किया हुआ है। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान उसको एक ऑफिशियल लेटर लिखेगा कि जी हमारे पास पैसे को नहीं है, तो हम फारिग हो गए हैं, तो ये हमारा डिफॉल्ट हो गया। एक ये किस्म है डिफॉल्ट की। दूसरी डिफॉल्ट की किस्म ये है कि आप ऑफिशियली जाते हैं उस बंदे के पास जिसका आपने डेट देना है, आप उसे कहते हैं कि जी इस तारीख को मैं डेट नहीं दे सकता हूँ, मेरा डेट आप रीस्ट्रक्चर कर दें। ऑफिशियली आप ये कहते हैं कि जी रीस्ट्रक्चर कर दें। रीस्ट्रक्चर का मतलब ये होगा कि आप नेगोशिएट करते हैं उसके पास साथ पूरी टर्म्स एंड कंडीशन की, जी मैंने आपको 6 महीने बाद वापस करना था, मैं आपको 6 साल के बाद वापस करूंगा। मैंने 6% पे इंटरेस्ट रेट पे लिया था, मैं आपको 5% इंटरेस्ट रेट पे या 7% इंटरेस्ट रेट पे वापस करूंगा। मैंने आपके साथ ये ट्रांशें तय की हुई थी, आप मेरे साथ ये ट्रांशें अब तय करेंगे। आप रीस्ट्रक्चर करते हैं। ये रीस्ट्रक्चरिंग, डेट रीस्ट्रक्चरिंग कराना या ऑफिशियली इनकार कर देना, ये दोनों बातें डिफॉल्ट में ही आती हैं। इनकार कर देने का मतलब ये नहीं है किसी भी सूरत में कि जी लोग आपको अपने पैसे छोड़ देंगे। वो जो कहा था ना रिजवी साहब ने, वो उन्होंने कहा था कि जी नहीं हो देता आई गौरी, ऐसी कोई बात नहीं होती है। मतलब आप ये नहीं कह सकते किसी को गौरी आ रहा नहीं देता हूँ, आप सिंपली उससे कहते हैं कि जी नहीं देता हूँ, लेट्स सिट ऑन द टेबल, तो हम बैठ के उसको दोबारा वो डिसाइड करते हैं। ये आप नहीं कर। डॉक्टर साहब, ये जो सेकंड डेफिनेशन है उसके मुताबिक तो हम डिफॉल्ट कर चुके हैं। हमने जो मल्टी नहीं 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 एक रीशेड्यूल एक करवाए नहीं हैं नहीं जाके। नहीं 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 सर, एक होता है रोल ओवर करना और एक होता है रीस्ट्रक्चर करना। रोल ओवर ये होता है कि आप चाइना से ये कहते हैं कि यार कि चाइना आपको आपको एक वो खुद कह रहा होता है, आप उसे नहीं कह रहे होते, आप उसको बैकडोर से कह रहे होते हैं यार माफ कर दो, राइट। आप ऑफिशियली उसे नहीं लिख रहे होते, राइट। जिससे कि चाइना बिल्कुल इनकार कर देगा कि जी एक होता है रोल ओवर करना, कि रोल ओवर ये है कि मैं उसके पास जाके
ऑफिशियल टेबल पे नहीं बैठा हूँ उसके साथ, मैं उसके साथ यूं ही एक साइड लाइन मीटिंग मैंने करी है, साइड लाइन मीटिंग में मैंने उसे अपनी सूरत हाल सुनाई है। ये तो हम पता नहीं कब से करते आ रहे हैं। ऑफिशियल डिफॉल्ट हमने किया था तकरीबन, जो डेट रिस्ट्रक्चर कराया था आपको याद होगा, जिस दिन हमने एटॉमिक ब्लास्ट किए थे, मतलब उसके बाद ओसामा बिन लादेन ने वो जो मारतू मुट्टे मारी थी ना, तो हमने पेरिस क्लब का लोन और लंदन क्लब का हमने डेट रिस्ट्रक्चर किया था। लेकिन उस वक्त हम दुनिया की जरूरत थे तो वो हमें पता ही नहीं लगा, हमें साइड लाइन से पैसे आ गए और वो डेट रिस्ट्रक्चर होता रहा। डेट रिस्ट्रक्चर होना बड़ा मुश्किल काम है। वो ऐसा नहीं होगा कि हम सुबह सुबह कहेंगे जी डेट रिस्ट्रक्चर करा दें। एक बकायदा फर्म होगी, मतलब आपकी बहुत सारी फर्में होती हैं जिनका काम ही यही होता है कि वो आपको डेट रिस्ट्रक्चर करा के देते हैं। उनमें से एक जो फर्म है उसके हेड आपके वो भी हैं आजकल, उसके वो जो डेट सॉवरेन डेट के जो पिछले आपके थे गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के, ये बाकर रजा वहां से नौकरी छोड़ के तो वो डेट रिस्ट्रक्चरिंग कराने वाली फर्म में बैठा हुआ है आजकल ना। तो ये 5-6-8 बड़ी मशहूर फर्में हैं कि जो कि सिर्फ स्टेट्स के जो सॉवरेन डेट होते हैं वो उन डेट्स को रिस्ट्रक्चर करवाते हैं। आप उस फर्म के साथ बैठते हैं पहले जाके 2-3-4 महीने, आप उसके साथ बैठ के टेबल पे कहते हैं कि यार आप हमारे साथ बैठ के डिस्कस करो क्या टर्म्स एंड कंडीशन हो सकती हैं। फिर आप उस फर्म को हायर करते हैं, वो फर्म जाती है उस मुल्क के पास या उस कंपनी के पास, वो फर्म उसको पहले राजी करती है। वो फर्म वो जो उसको फिर वो जो फर्म है वो बेसिकली उस सारे रिस्ट्रक्चरिंग का अंडर राइटर होता है। तो वो वाली गवर्नमेंट और हमारे वाली गवर्नमेंट दोनों इस फर्म को हायर करके इसको अंडर राइटिंग के पैसे देंगे, इसको सर्विसेज के पैसे देंगे, तो वो बीच में जामन बनती है, तो फिर हम में एक नया मुआहदा होता है। तो ये तकरीबन ये जो प्रोसेस है ये बड़ा मिजरी वाला प्रोसेस होता है, ये डेट रिस्ट्रक्चरिंग करने वाला, ये तकरीबन 3 से 4 साल लेता है, बहुत जल्दी भी हो जाए तो। मतलब वो तो चूंकि हमने पहले जो कराया था वो जो पता ही नहीं लगा था किसी को, वो ये था कि मतलब चूंकि वो उन्होंने अफगानिस्तान में आना था अमेरिका ने, तो उसने कहा था ओके ये होता रहेगा, ये एक प्रोसेस है, ये होता रहेगा, ये पैसे हैं, ये काम करो। तो डेट आपको याद होगा शायद आज से कुछ 6 महीने पहले वो जो रोथशाइल्ड है जो डेट रिस्ट्रक्चरिंग फर्म है, वो एक दफा यूं ही उसके 3-4 ऑफिशियल्स मिलने के लिए आए थे सागदार साहब से, एम मिलने के लिए आए थे। वो पाकिस्तान आए होंगे किसी काम से, या शायद उन्होंने इन्वाइट भी किया और डिस्कस करने के लिए, क्योंकि उन दिनों में बहुत बातें हो रही थी डेट रिस्ट्रक्चरिंग कराने के लिए। तो वो आए भी थे, तो अखबार में बड़ी ना एक दफा तहलका मचा था कि यार कि डेट रिस्ट्रक्चर होने जा रहा है, राइट। लेकिन डेट रिस्ट्रक्चर होना ये बड़ा मिजरी वाला काम है। ये ऐसा नहीं है कि मतलब कि वो कोई 1 दिन में या 2 दिन में या हफ्तों में हो रहा है। जिसकी बात आप कर रहे हैं उसे हम कहते हैं डेट रोल ओवर करना, कि हम उसे वो रोल ओवर ये होता है कि आप अनऑफिशियली साइड लाइन में बातें कर रहे होते हैं लोगों के साथ, चाइनीज वजीर फाइनेंस मिनिस्टर से मिल रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर से मिल रहे हैं, किसी को बीच में डाल रहे होते हैं, तो वो अनऑफिशियली आपको वो फिर एक दिन ऐलान कर देता है, वो कहता है जी चलो तुमने ना 2024 में नहीं देना, अब 2025 में दे देना, तो वो उसको रोल ओवर कहते हैं। रोल ओवर इज अनदर थिंग। अच्छा, अब आप जो डिफॉल्ट करने की बात कर रहे हैं ना, कि जो आप 2 साल में कर, हम 3-4 साल में कर चुके हैं, मेरा ख्याल है कि हम डिफॉल्ट तो 1947 से किए बैठे हैं। मतलब पाकिस्तान में डिफॉल्ट इज नॉट एबनॉर्मल, पाकिस्तान में डॉलर ना आना एबनॉर्मल नहीं है, डॉलर आना एबनॉर्मल है पाकिस्तान में। तो मतलब अगर हम बच जाते हैं तो मतलब मेरी सिंपल सी डेफिनेशन ये है कि आपने जिस वक्त दरवाजा आईएमएफ का खटखटा दिया है तो आप बेसिकली डिफॉल्ट कर चुके हैं। आप इंसॉल्वेंट आप इसे कह लें, आप इसे डिफॉल्ट ना कहें, आप इसे 3 डेफिनेशंस ले लें आप यहाँ पे। आप ये कहें जी कि यार ये इंसॉल्वेंट है। इंसॉल्वेंट ये होता है कि जी मैं पे नहीं कर सकता, तो आपको यहाँ पे कोई बेल आउट करता है, तो वो जो बेल आउट करने वाला है वो आपको आईएमएफ है। आईएमएफ भी आपको बेल आउट नहीं करता, आईएमएफ इज द लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। ये सबसे आखिर में आप जाते हैं। मतलब इसकी डेफिनेशन में ये है कि ये फंड है ना, ये बैंक तो नहीं है। मतलब आप, ये कोई कंट्री नहीं है आईएमएफ, आईएमएफ कोई कंट्री नहीं है, आईएमएफ कोई बैंक नहीं है, आईएमएफ एक फंड है। फंड ये है कि सब मुल्कों ने मिला के पैसे मिला के एक फंड बनाया हुआ है कि जी यार कोई प्रॉब्लम में होगा तो वो देगा। इसकी डेफिनेशन में ये है कि ये सबसे आखिर में इंटरवीन करता है। तो वो तो आप तकरीबन मेरे हिसाब किताब में तो आपको मुल्क आपका 23 दफा जो है ना डिफॉल्ट कर चुका है। तो लेकिन इंसॉल्वेंट हम हैं, हम पैसे नहीं दे सकते हैं, लेकिन इस वक्त हम रोल ओवर पे चल रहे हैं सारे। अभी भी हमने रोल ओवर किया है, 2 महीने पहले, 3 महीने पहले चाइना ने अपना रोल ओवर किया है। लेकिन अभी तक हमने वो जो ऑफिशियल कंडीशंस है हमारी डेट रिस्ट्रक्चरिंग वाली, जो हमारी डिफॉल्ट पर ली है, अभी तक वो हमने नहीं किया। वो जिस दिन हम करेंगे वो अखबारों में खबर लगेगी, हमारी जितनी एलसीज हैं वो एक लम्हे में रुकेंगी। मतलब जहां जहां हमारा पेट्रोल, जो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के बॉर्डर्स के अंदर जो कंटेनर में पेट्रोल चल रहा होगा, ये सिर्फ हमें मिलेगा। जो हमारा बंदरगाहों पे पड़ा होगा ये भी हमें नहीं मिलेगा।
जो हमारी चीजें मतलब कोस्ट पे पड़ी होंगी, चाहे भले दूसरे मुल्क की बंदरगाह पे पड़ी है, भले हमारी अपनी बंदरगाह पे पड़ी है, जब तक उसकी कस्टम क्लियरिंग नहीं होती वो हमें नहीं मिलेगी। कस्टम क्लियरिंग का मतलब यह है कि एलसी का कंप्लीट हो जाना। तो वो एलसी का कंप्लीट तो उसी वक्त होगी ना, हमारे पास पैसे होंगे जब हमारा बैंक उस बैंक को पैसे देगा। तो वो पैसे कब देगा? वो पैसे देगा उसी वक्त देगा जब होंगे तो काम खत्म हो गया है। तो जिस दिन आपका ऑफिशियल डेट रिस्ट्रक्चर होगा या ऑफिशियल आपका डेट डिफॉल्ट होगा, उस वक्त आपके पास मतलब आपको ऑयल या आपको दवाइयां या जो आपको बाकी जो चीजें इंपोर्टेड चीजें हैं वो जो रोड पे कंटेनरों में चल रही है ना, बस वही मिलेंगी। जो बंदरगाहों पे पड़ी हुई है या दूसरी जगह पे पड़ी है वो नहीं मिलेंगी, वो खत्म हो जाएगा। वो उस दिन शुरू होगा जिस दिन हमारा डेट रिस्ट्रक्चर हो जाता है। जिस दिन वो जो बेसिकली डेट डिफॉल्ट करना या डेट रिस्ट्रक्चर होना इतना बड़ा इशू नहीं है। इशू असल में यह है कि इसके दरमियान कितना लंबा अरसा चलता है। आपको अगर टकीला क्राइसिस अगर किसी उस्ताद को याद हो, मैक्सिकन पेसो क्राइसिस जो आया था, तो उसमें उन्होंने डिमांड $25 बिलियन किया था, तो अमेरिका ने उसको $50 बिलियन दिया था। कल की खबर है, बोट्सवाना को देख लें या उसको आइवरी कोस्ट ने कल तकरीबन 6.4 बिलियन डॉलर ने $16.4 बिलियन लिए हैं कल। लेकिन आइवरी कोस्ट ने जो पिछले 3 साल गुजारे हैं डेट रिस्ट्रक्चर में, वो मिजरी है। तो मतलब इनसॉल्वेंट आप कह लें, डेट रिस्ट्रक्चरिंग ना कहें। आई होप कि मैं तकरीबन करीब पहुंचाऊंगा। अच्छा, अब दूसरा जो बड़ा मुझे रिस्क नजर आता है वो ये है, अगर आप ग्रोथ की तरफ जाते हैं तो ग्रोथ के लिए आपको इकोनॉमी को खोलना पड़ेगा। इकोनॉमी को खोलने का मतलब यह है कि आप इंपोर्ट ज्यादा करेंगे। अगर इंपोर्ट आप ज्यादा करेंगे तो फिर आपका करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा, फिर आपका करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा तो फिर डॉलर आउटफ्लो है, फिर डॉलर आउटफ्लो है, तो फिर मतलब आप उसी जगह पे खड़े होंगे जहां पे आप साल पहले खड़े हुए। फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी की कोऑर्डिनेशन नहीं है इस वक्त। आपकी दोनों साइड से आपने इकोनॉमी को, मॉनेटरी साइड को अगर आपने मतलब टाइट कर रखा है, आप इकोनॉमी को खुलने नहीं दे रहे हैं, तो साइमल्टेनियसली यही हो रहा है फिस्कल पॉलिसी में। तो इसका मतलब यह है कि ग्रोथ नहीं है। ग्रोथ नहीं है का मतलब यह है कि अनएम्प्लॉयमेंट है। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब यह है कि सोशल अनरेस्ट बहुत ज्यादा होगा अगले आने वाले साल, 2 साल, 3 साल में। इन्फ्लेशन ऑब्वियसली रिस्क है इस वक्त, एक्सचेंज रेट इस वक्त रिस्क है, और सबसे बड़ा रिस्क ये है कि इसको ठीक कौन करेगा। पॉलिटिकल विल बहुत ज्यादा इस वक्त कमजोर है, मतलब कंफ्यूजन है बहुत ज्यादा। थैंक यू वेरी मच। मेरी तरफ से वो है, और बाकी आप जितने जो आप पूछना चाहें, आई एम अवेलेबल।